हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि के बारे में बताया था। जीन स्थानांतरण का मतलब किसी जीवांशित जीन को किसी कोशिका में स्थानांतरित करने की जो विधियां हैं उनके बारे में बताया था। तो हमने आपको बताया था कि जीन स्थानांतरण की दो प्रमुख विधियां हैं। एक तो होता है कि अप्रत्यक्ष विधि, यानी जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि अथवा वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण विधि। और दूसरा हमने आपको बताया था जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि अथवा वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण। तो अब जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? जैसे अप्रत्यक्ष विधि तो ये था भाई कि वांछित जीन को निकाला और किसी वाहक के साथ जोड़ दिया जाता था और वाहक के साथ जोड़ करके फिर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करा दिया जाता था। ये तो होता था वाहक अणु मध्यस्थ, यानी कि जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि में ये था। लेकिन जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? इसमें वांछित जीन को किसी वाहक के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि इस जीन को डायरेक्ट सीधे कोशिका के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह एक भौतिक विधि है, यानी जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि में एक भौतिक विधि है। इसमें किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण के उपयोग से जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सी विधि है, कैसे होता है। तो जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? यानी जीन स्थानांतरण की वह विधि जिसमें वांछित जीन को बिना किसी वाहक के परपोषी कोशिका में भौतिक विधि द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों में से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन पहला विधि है। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिक, पोर, पोर माने होता है छिद्र, और यानी अगर इलेक्ट्रोपोरेशन को हम विच्छेदित करें तो यहां पर तीन शब्द बनते हैं, इलेक्ट्रो प्लस पोर प्लस एशन। कहीं भी एशन का मतलब होता है क्रिया विधि, या एशन माने प्रक्रिया, पोर माने छिद्र, इलेक्ट्रो माने विद्युत, यानी विद्युत धारा के प्रभाव से छिद्र कर देने की क्रिया, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में होता क्या है? देखिए सबसे पहले एक संवर्धन माध्यम बनाया जाता है। संवर्धन माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें किसी कोशिका को विभाजित होने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ उचित मात्रा में या निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, तो ऐसे माध्यम को संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो चूंकि संवर्धन माध्यम में किसी कोशिका को विकसित होने के लिए सारे पदार्थ मौजूद होते हैं उसमें, तो ऐसे संवर्धन माध्यम में जो है किसी जिस कोशिका में जीन का स्थानांतरण करवाना होता है उस कोशिका को उस संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो ये मान लीजिए ये संवर्धन माध्यम है, संवर्धन माध्यम। तो इस संवर्धन माध्यम में कोशिका को रख दिया जाता है।
मान लो जिस कोशिका को जीन स्थानांतरित करवाना है उस कोशिका को रख दिया गया। अब करते क्या है, वांछित जीन को भी इसी कोशिका में रख दिया जाता है। ये सपोज करो ये वांछित जीन है, ये देखो ये हो गया परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका मतलब जिस कोशिका में हमको जीन स्थानांतरित करवाना है, और ये हो गया मान लो वांछित, ये मान लिए है वांछित जीन। ये है क्या वांछित जीन, ये हो गया परपोषी कोशिका। अब देखिए अब किया क्या जाता है कि संवर्धन माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर यानी धन आयन कैथोड की तरफ तथा ऋण आयन एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। कैथोड, कैथोड क्या होता है, कैथोड जो है ये ऋणावेशित, एनोड धनावेशित। तो जब इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो हमेशा विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण और समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। तो जब किसी संवर्धन माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन ध्रुव जो है वो कैथोड की तरफ और ऋण ध्रुव एनोड की तरफ गति करने लगते हैं, जिससे ध्रुवित कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। जिससे ध्रुवित कोशिका, ध्रुवित माने पोलराइज्ड, यानी कोशिका भित्ति पहले जो है वो ध्रुवित रहती है। ध्रुवित कोशिका भित्ति तो ध्रुवित कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। तो अध्रुवित कोशिका भित्ति जो है वह पुनः यौगिक डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए या वांछित जीन को अपने अंदर लेने के लिए पारगम्य ज्यादा हो जाती है। वापस देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन में संवर्धन माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप धन ध्रुव यानी कैथोड की तरफ और ऋण ध्रुव एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। ऐसा होने से ध्रुवित कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। अध्रुवित कोशिका भित्ति ये वांछित जीन को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए पारगम्य हो जाती है और इस प्रकार से वांछित जीन परपोषी कोशिका के अंदर समाकलित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन दो विधियों द्वारा किया जाता है भाई। इलेक्ट्रोपोरेशन दो विधियों द्वारा, एक होता है निम्न बोल्टता, निम्न बोल्टता उच्च स्पंदन, और दूसरा होता है उच्च बोल्टता उच्च बोल्टता निम्न स्पंदन, इसको दीर्घ स्पंदन लिखो। इलेक्ट्रोपोरेशन दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक होता है निम्न बोल्टता दीर्घ स्पंदन और दूसरा है उच्च बोल्टता निम्न स्पंदन विधि। तो निम्न बोल्टता दीर्घ स्पंदन विधि में जो है आरूपांतरण की दर अधिक होती है, जबकि उच्च बोल्टता निम्न स्पंदन विधि में
रूपांतरण की दर अधिक होती है। तो ये पहला हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन स्थानांतरण की जो है प्रत्यक्ष विधि में पहला हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। दूसरा हो गया जीनगन, जीनगन या बायोलिस्टिक। जीनगन या बायोलिस्टिक विधि। तो देखिए जीनगन या बायोलिस्टिक विधि क्या है। जीनगन जो है यह जैसे गन शब्द से भी स्पष्ट होता है कि बंदूक, जीन बंदूक। तो बंदूक में क्या होता है भाई, बंदूक में गोली भर दिया जाता है और फायर कर दिया जाता है। तो गोली में क्या होता है, जो बंदूक की गोली होती है, एक कवर होता है, कवर के अंदर बारूद होता है, बीच में एक या एक से अधिक छर्रे भरे होते हैं, बॉल, लोहे के बॉल भरे होते हैं। जो बंदूक की गोली होती है उसमें एक कवर होता है, खोल, उसका खोल के अंदर बारूद भरा होता है और बारूद के बीच में एक या एक से अधिक छर्रे भरे होते हैं। छर्रा का मतलब छोटे छोटे बॉल लोहे के, जैसे हमारी साइकिल में लगती है, बेयरिंग में लगती है, तो उस प्रकार से छर्रे भरे होते हैं। तो जब उसको बंदूक में रख करके पीछे से ट्रिगर किया जाता है उस पर, तो उसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने से उसमें जो छर्रा होता है, भरा हुआ बॉल, वो तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है। उसमें जो बारूद भरा होगा, बारूद उस छर्रे को गति प्रदान करता है, जिससे वो छर्रा आगे की तरफ तेजी से निकलता है और लक्ष्य से टकरा करके लक्ष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सेम इसी प्रकार से जैसे यह जीनगन है, तो जीनगन में क्या होता है कि टंगस्टन या सोने के कण होते हैं। टंगस्टन या सोने के कण पर वांछित जीन को लपेट दिया जाता है। विशेष विधियों द्वारा वांछित जीन को लपेट दिया जाता है। वहां पर देखें, सोने या टंगस्टन के कण पर वांछित जीन को लपेट दिया जाता है और लपेटने के बाद इसको जीन गन में भर दिया जाता, रख दिया जाता है और फिर उसको फायर कर दिया जाता है। तो जब फायर किया जाता है तो ये जो लोहे या टंगस्टन का जो कण है उसके ऊपर जीन, हमारा वांछित जीन चिपका हुआ है, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ जो कोशिका होती है, आगे कोशिका रखी रहती है, तो ये आगे की तरफ फोर्स करके आगे बढ़ती है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह विधि कहलाता है जीनगन या बायोलिस्टिक विधि। जीनगन बायोलिस्टिक विधि क्या है? यह जीन स्थानांतरण की भौतिक विधि है। इस विधि में टंगस्टन या सोने के कण के ऊपर वांछित जीन को लपेट, विशेष प्रक्रम द्वारा लपेट दिया जाता है। फिर इस कण को, वांछित जीन युक्त कण को जीन गन के अंदर रख करके फायर कर दिया जाता है, यानी वांछित कोशिका को सामने रख करके फायर कर दिया जाता है, जिससे यह टंगस्टन या सोने का कण जो है वो तीव्र गति से निकल करके और कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये हो गया जीनगन या बायोलिस्टिक विधि। तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन विधि। माइक्रो इंजेक्शन विधि माइक्रो इंजेक्शन विधि में क्या होता है भाई? तो इंजेक्शन से पता है आपको, इंजेक्शन आपने देखा होगा, एक सिरिंज में दवा भर करके
और डॉक्टर जो है किसी आदमी को पंच कर देता, लगा देता, वो दवा जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेम ऐसे ही एक बहुत ही सूक्ष्म इंजेक्शन होता है, सिरिंज जैसा होता है, उसमें वांछित जीन को रख करके और सीधे कोशिका के अंदर इसे पंच कर दिया जाता है, जिससे वह जीन कोशिका के अंदर चला जाता है। माइक्रो इंजेक्शन विधि यह भी जीन स्थानांतरण की एक भौतिक विधि है। तो जीन स्थानांतरण की एक प्रत्यक्ष विधियों में से 3 विधियों के बारे में हमने आपको बताया। एक तो था इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा बायोलिस्टिक या जीनल विधि, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन विधि। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टी-डीएनए किसे कहते हैं? टी-डीएनए क्या है? टी-डीएनए पहले आप देखिए टीआई प्लाज्मिड क्या है? टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड क्या है? तो देखिए भाई, हम एक जीवाणु है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस यह मृदा में पाए जाने वाला एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। यह जीवाणु द्विबीजपत्री पौधों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। द्विबीजपत्री पौधों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। या ऐसा कहेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में पाए जाने वाला वह प्लाज्मिड जो द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर गॉल उत्पन्न करता है, उस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। क्या बताया हमने आपको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में पाए जाने वाला वह प्लाज्मिड जो द्विबीजपत्री पौधों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है, उस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इतना आप नहीं कर सकते हो, खाली इतने को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा पूर्ण परिभाषा नहीं है, पहला परिभाषा ज्यादा पूर्ण है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु जो है, इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई का मतलब होता है, टी से होता है ट्यूमर और आई का मतलब है इंड्यूज। इंड्यूज माने होता है प्रेरित करना, यानी ट्यूमर निर्माण को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर निर्माण को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। शाब्दिक अर्थ इसका यह हो गया। तो टीआई प्लाज्मिड को है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु में पाए जाने वाला प्लाज्मिड है, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर गॉल उत्पन्न करता है। इस प्लाज्मिड में 150 से लेकर के 250 बेस पेयर डीपी लंबे वांछित डीएनए खंड को निवेशित किया जा सकता है। निवेशित किया जा सकता है मतलब जैसे प्लाज्मिड बारे हमने आपको पहले की वीडियो में आपको बताया था कि प्लाज्मिड में जीवाणु में पाए जाने वाला द्विसूत्री वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए होता है। और इस प्लाज्मिड का उपयोग जो है वर्तमान समय में वैज्ञानिक जीन स्थान
स्थानांतरण के लिए करते हैं वाहक के रूप में। तो हर अलग अलग जीवाणुओं से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में निवेशित किए जाने वाले डीएनए खंड का मतलब हो गया वांछित जीन की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो टीआई प्लाज्मिड में 150 से 250 बेस पेयर लंबे डीएनए खंड को निवेशित किया जा सकता है। यानी कि जैसे इसको मान लीजिए, आप सपोज करिए कि यह टीआई प्लाज्मिड है, मान लो आप देखिए। तो वैज्ञानिक करते क्या है, कोई भी प्लाज्मिड है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को कहीं से, जैसे यहाँ से प्लाज्मिड को काट दिया, ठीक है। अब काटने के बाद यहाँ पर जो है वांछित जीन को ला करके यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये वांछित जीन प्लाज्मिड काटा और यहाँ पर ला करके वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है। अब वांछित जीन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो जैसे कुछ प्लाज्मिड होते हैं तो उसमें 5 kb से लेकर के 15 kbp किलो बेस पेयर लंबे डीएनए का निवेशन किया जा सकता है। लेकिन ये जो टीआई प्लाज्मिड में 150 से लेकर के 250 बेस पेयर माने क्षार युग्म लंबे डीएनए खंड को यहाँ पर निवेशित किया जा सकता है। तो ये टीआई प्लाज्मिड हो गया। टीआई प्लाज्मिड में एक विशेष डीएनए खंड होता है, जिसे टीडीएनए खंड कहते हैं, टीडीएनए। तो यह जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जब द्विबीजपत्री पौधों की कोशिका में पहुंचता है तो यह अपने टीडीएनए वाले भाग को उस कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। तो जब उस कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है तो यही टीडीएनए जो है उस कोशिका में रोग उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस टीडीएनए वाले भाग में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो टीडीएनए क्या है भाई, तो लिखेंगे टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर गाल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सीधे बोलो, टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, टीडीएनए कहलाता है। तो टीडीएनए वाले भाग में ही ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन को वहां से हटा करके उसकी जगह पर वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है और फिर इसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करवाया जाता है। तो टीडीएनए जो है, टीडीएनए किसे कहेंगे, टीआई प्लाज्मिड का हुआ है जो द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, टीडीएनए कहलाता है। टीडीएनए की लंबाई पर 23 बीपी होता है। बीपी मतलब बेस पेयर, 23 बेस पेयर होता है टीडीएनए की लंबाई। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड में ये बीपी नहीं है, ये बल्कि केबीपी है, केबीपी इसको हम ये लिखेंगे केबीपी। यानी टीआई प्लाज्मिड में 150 से 250 केबीपी लंबे वांछित डीएनए खंड को निवेशित किया जाता है। और जो टीडीएनए है, टीडीएनए की लंबाई जो है 23 केबीपी यानी किलो बेस पेयर। केबीपी माने किलो बेस पेयर, इसको केबी भी लिख दिया जाता है, इसको केबी भी लिख दिया जाता है किलो बेस, लेकिन केबीपी भी लिखा जा सकता है। तो टीडीएनए की लंबाई कितनी होती है, 23 किलो बेस पेयर होती है। तो इस प्रकार से टीडीएनए जो है ये टीआई प्लाज्मिड, इसका उपयोग वाहक के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो ये हो गया
कि टीआई क्या है और टीडीएनए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद हम आगे की विधियों के बारे में, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अगले वीडियो